जो आज का हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें जो मुख्य रूप से हम आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे और आप लोगों के माध्यम से जो हमारे बिहार के राज्यवासी हैं कि जो साइबर का डोमेन है जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जिसमें जो कांडों के पंजीकरण की स्थिति है उसमें भी प्रत्येक दिन बढ़ोतरी हो रही है, लोगों को कॉल्स आ रही हैं। उससे निपटने के लिए हम लोगों ने क्या क्या उपाय किए हैं और भविष्य में आर्थिक अपराध इकाई के स्तर से क्या क्या इसमें हम लोग करने जा रहे हैं। आप सभी अवगत हैं कि जो साइबर डोमेन है, इसके जितने भी कांड प्रतिवेदित होते हैं वो तकनीकी रूप से बड़े ही पेचीदा कांड होते हैं। जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को गुप्त रखने के लिए, एनोनिमस रखने के लिए सभी प्रकार की जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे कांडों में अधिकांश जो गिरोह होते हैं अंतर्राज्यीय होते हैं, कोई विदेशों में बैठा है, कोई अन्य राज्यों में बैठा है। तो इसलिए इसका जो अनुसंधान करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और उसके बाद दूसरी चुनौती होती है कि यदि अपराधी पकड़े भी जाते हैं और हम लोग कांड में आरोप पत्र सत्यापित करते हैं तो किस प्रकार से जो तकनीकी साक्ष्य है, इसमें सारा साइंटिफिक एविडेंस होता है, किस प्रकार से उसको हम लोग संग्रहण करें और किस प्रकार से कोर्ट के समक्ष प्रोसिक्यूशन हेतु, अभियोजन हेतु प्रस्तुत करें ताकि इसमें उनको सज़ा दिलवाई जा सके। इसी कड़ी में जैसे आप सभी जानते हैं कि जून में बिहार में सभी 44 रेल ज़िला और पुलिस ज़िला में साइबर थाना का सृजन किया गया। अब उनको सशक्त करने के लिए और उनके क्षमतावर्धन के लिए और हैंड होल्डिंग के लिए जो फोरेंसिक साइबर लैब्स हैं उसका हम लोग स्थापना करने के लिए जा रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई जब से शुरू हुई है, पहले यहाँ पे एक छोटा सा साइबर का हम लोगों का सेटअप हुआ करता था जिसको धीरे धीरे क्षमतावर्धन किया गया। वर्ष 2022 में जो MHA की योजना है, आप सभी ने निर्भया फंड का नाम सुना होगा, उसके अंतर्गत CCPWC योजना होती है, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। उसके नीचे लगभग 2.25 करोड़ रुपए कि जो हम लोगों को अनुदान प्राप्त हुआ था राज्य सरकार से, उससे हम लोगों ने जिस बिल्डिंग में आप लोग बैठे हैं, ये स्टेट साइबर फोरेंसिक लैब कम ट्रेनिंग सेंटर के नाम से इसका स्थापना किया गया। और इसको प्रोन्नत और उन्नत करने के लिए जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं और हार्डवेयर हैं, तकरीबन 12 तरीके का सॉफ्टवेयर और उन्नत तकनीकी का 6 तरीके का हार्डवेयर यहाँ पे अभी तक इंस्टॉल किया गया है। हम लोग जो भी ज़िला से कांड प्रतिवेदित हो रहे हैं उनका तकनीकी अनुसंधान में सहयोग यहाँ से हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। लगभग 94 केसेस में हम लोगों ने अभी तक, जब से साइबर थाना का सृजन हुआ है, मोबाइल एक्सट्रैक्शन एवं अन्य प्रकार का तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवा के कांडों के डिटेक्शन में यहाँ से सहयोग दिया है। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं तक अब सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से कांड प्रतिवेदित हो रहे हैं प्रत्येक ज़िला में, तो अभी जो हम लोगों की रणनीति है कि हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब हुआ कि जो आर्थिक अपराध इकाई का हमारा जो स्टेट फोरेंसिक लैब है ये हब बनेगा और जो डिस्ट्रिक्ट में है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में साइबर थाना के सहयोग हेतु एक छोटा डिस्ट्रिक्ट साइबर लैब स्पोक के रूप में काम करेगा। तो जो बेसिक कांड है जिसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगी नहीं है उनका डिटेक्शन वही करेंगे और जिन कांडों में उनको सहयोग मिलेगा वो कांड हम लोगों को रेफ़र होंगे। इसके लिए एक विस्तृत परियोजना तैयार करके हम लोगों ने सबमिट कर दिया है और NCRB जो कि केंद्र सरकार की वहाँ पे विंग है, उसके माध्यम से हम पैनल एजेंसी उसका सहयोग लेंगे। बहुत ही निकट भविष्य में इसकी स्थापना कर देंगे, जिसके कारण प्रत्येक ज़िला में डिस्ट्रिक्ट साइबर लैब भी फंक्शनल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप सभी अवगत हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक बढ़ती हुई चुनौती है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर भी हम लोग एक छोटा माइक्रो क्रिप्टो यूनिट अपने स्टेट फोरेंसिक लैब में तुरंत इस्टेब्लिश करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसे कांडों के डिटेक्शन के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होने चाहिए और तकनीक होने चाहिए, उसका हम लोग शीघ्र ही क्रय करके और यहाँ पे क्रिप्टो यूनिट इस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे क्रिप्टो का यहाँ पे आयाम बढ़ता जा रहा है। अधिकांश आप लोग जो नारकोटिक्स के केसेस देखते होंगे और जो साइबर रैंसम के केसेस, उसमें जो भी फिरौती मांगी जाती है अधिकांश क्रिप्टो के माध्यम से ही मांगी जाती है। आर्थिक अपराध इकाई नारकोटिक्स के लिए भी पूरे राज्य की सबसे नोडल इकाई है, पूरे राज्य के लिए, बिहार राज्य के लिए। और जो भी हम लोगों ने विश्लेषण किया है, जो बड़े बड़े नारकोटिक्स के गिरोह हैं जो कि गांजा तस्करी या अन्य प्रकार के मादक द्रव्यों और पदार्थों में जो सम्मिलित रहे हैं, अब धीरे धीरे डार्क नेट, आप सभी सुने होंगे,
डार्क नेट के माध्यम से ही उनकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसी के माध्यम से ही उनकी डील्स होती हैं, उसी के माध्यम से ही उनको पैसा जा रहा है। तो इसी के जब विश्लेषण किया हम लोगों ने, जो अभी केसेस दर्ज हुए हैं, और हम लोगों ने एनसीबी के माध्यम से और अन्य लोगों के भी वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। मेरी अध्यक्षता में ही एक एसआईटी का गठन हुआ है यहाँ पे। सीएसपीसी के जितने भी मामले हुए हैं, प्रारंभिक रूप से जितने भी 74 केसेस को हम लोगों ने जो विभिन्न ज़िला में हुए थे, उनका हम लोगों ने अनुसंधान का कार्यभार संभाल लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने ऐसे केसेस को चिन्हित किया है जिसमें संगठित गिरोह का कुछ न कुछ उसमें फुटप्रिंट हम लोगों को नज़र आ रहा है। तो जितने भी ज़िला में केसेस हुए हैं, उनके हम लोगों ने रिकॉर्ड मंगवा लिए हैं और फर्स्ट स्क्रूटनी हम लोगों ने की है, क्योंकि पहले जितनी भी गिरफ्तारियां हुई थी, लगभग 150 गिरफ्तारियां जो हुई हैं सभी मामलों में, वो सभी अब जुडिशियल कस्टडी में और ज़िला से गए थे। तो तकरीबन 15 ऐसे केसेस को चिन्हित किया जिसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें हम लोगों ने जो अभियुक्त जेल में गए हैं उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए हम लोग रिमांड्स की एप्लीकेशन संबंधित न्यायालय में पूछ किए हैं। तो जैसे ही पहला स्टेप यही होगा फिर कि हम लोग कस्टोडियल इंटरोगेशन करेंगे, रिमांड लेके इंटरोगेशन करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग इन्वॉल्व नहीं थे, ज़िला स्तर पर इन्वॉल्व नहीं थे। आर्थिक अपराध इकाई में मात्र एक केस हुआ था। दूसरा, जितना भी डिजिटल एविडेंस, जितने भी मोबाइल फ़ोन्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस, सभी ज़िला में जहाँ जहाँ पे भी जब्त हुए, तो संबंधित न्यायालय की अनुमति लेके अब हम लोग उन सभी का यहाँ पे आर्थिक अपराध इकाई में उनको ले रहे हैं, और उसके बाद न्यायालय की अनुमति करके उसके बाद जो तकनीकी विश्लेषण है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हम लोगों ने एडवांस सॉफ्टवेयर परचेज़ किए हैं, तो एक हमारा टीम उस बात पे लग रहा है। एक हम लोगों ने सब टीम बनाया है कि जो पुराने संगठित गिरोह रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई ने पहले भी जितने भी इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हुए हैं, चाहे बीपीएससी का हुआ है, बीएसएससी का हुआ है, तो उन केसेस का इन्वेस्टिगेशन किया है। तो एक सब टीम हम लोग जो पुराने संगठित गिरोह रहे हैं और उनका वर्तमान में क्या गतिविधि है, उनके फ़ोन्स का हम लोग विश्लेषण करेंगे, और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, कहीं कहीं पे कुछ कुछ ज़िला से जो केसेस हुए हैं उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का कुछ कुछ हिंट्स मिले हैं, तो एक सब टीम समर्पित रूप से उसके ऊपर काम करेगी। और जो अभी कस्टोडियल इंटरोगेशन के बाद जो इंटरोगेशन रिपोर्ट्स हम लोग बनाएंगे, वो हम समानांतर रूप से फिर उनके जो लोगों के नाम आ रहे हैं सत्यापन करके उनके ऊपर जाएंगे। और सीएसपीसी के माध्यम से भी हम लोगों ने एक नोडल ऑफिसर हम लोगों को मिले हैं, और उनसे जो भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो उनके माध्यम से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। जो नंबर जारी किया गया था टोल फ्री, उससे क्या मदद मिली है? टोल फ्री नंबर पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा सूचना आई है, उसमें बहुत सी सूचना प्रासंगिक भी है, कुछ सामान्य सूचना भी है। उनके माध्यम से भी हम लोगों को बहुत से नंबर प्राप्त हुए हैं। जैसे बहुत से कैंडिडेट्स ने बताया है कि एग्ज़ाम से पूर्व हम लोगों को भी संपर्क किया गया था, तो उन सभी नंबरों को हम लोगों ने, जो हमारी तकनीकी टीम इसमें समर्पित रूप से हम लोगों ने बनाई है, जो किसी लैब में काम कर रही है, सभी नंबरों का हम लोग तकनीकी विश्लेषण कर रहे हैं, और कुछ कुछ अच्छे उसमें साक्ष्य भी हम लोगों को मिले हैं। और क्योंकि 74 केसेस हैं, मेन चुनौती है कि सभी को साक्ष्यों को एक साथ जोड़ना, उसके लिए अब हम लोग आगे का काम कर रहे हैं। ईओ के द्वारा इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? ईओ के द्वारा हम लोगों ने सिर्फ एक ही केस किया था, जिसमें हम लोगों ने, जो कॉल सेंटर हुआ था नवादा से, हम लोगों ने गिरफ्तार किए थे 6 लोगों को, लेकिन वो एग्ज़ाम से पहले का केस था। अभी तक हम लोगों के सहयोग से, जो दानापुर में आपने देखा होगा विजेंद्र यादव कांस्टेबल की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके प्रेस ब्रीफ भी था, उसमें आर्थिक अपराध इकाई का सहयोग था। देन कांस्टेबल कमलेश कुमार की गिरफ्तारी हुई थी नालंदा ज़िला से, उसमें भी था। लेकिन क्योंकि केसेस का अनुसंधान अभी हमारे पास आया है और अभी उसमें कोई भी और नेम्ड एक्यूज्ड नहीं है, जब कस्टोडियल इंटरोगेशन होगा तो उसके बाद जो प्राथमिकी अभियुक्तों का नाम आएगा वो हम लोग करेंगे। उसके बाद अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सर, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन का भी किया, वो बिहार के इंस्टीट्यूशन है या फिर बिहार? अभी तक जो हम लोगों ने तकनीकी विश्लेषण किया है, तो उसमें जो कुछ कुछ जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी बिहार के ही हैं। अभी बिहार के राज्य के बाहर का कोई नहीं है, लेकिन अभी वो सिर्फ संदेह के घेरे में है, क्योंकि बहुत से लोग होते भी हैं कि वो अपने मॉक टेस्ट भी भेजते हैं, वो भी भेजते हैं। लेकिन जो कुछ कुछ ज़िला से हम लोगों ने जो एफआईआर्स का हम लोगों ने विश्लेषण किया है, और जो हमारे पहले के केसेस हैं, कुछ कुछ समानताएं उसमें नज़र आती हैं, तो उसी में ही जो अभी तक के कोचिंग इंस्टीट्यूशन बिहार राज्य से संबंधित।